बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है ना, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से, कंप्लीटली नोट्स हम बना चुके हैं, है ना। और हमने इसके सारे न्यूमेरिकल जो है लगभग एनसीईआरटी के कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास बचा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को फिलहाल फिनिश करते हैं। फिर इस चैप्टर की मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसमें कुछ एमसीक्यू होंगे एक नंबर के और कुछ एक नंबर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे। अब हर चैप्टर के इसके बाद मैं क्या करूंगा आपके लिए, हर चैप्टर के एक नंबर के एमसीक्यूज लेके आऊंगा। अगर आपको कुछ और चाहिए एक्स्ट्रा तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं जो आपको ज़्यादा पसंद आए, जो आपको जिसकी आपको नीड है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? फिगर शोज द सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट। हमारे पास यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें 230 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई दे रखा है, 230 वोल्ट, ठीक है। एल इक्वल टू 5 हेनरी दे रखा है, सी इक्वल टू 80 माइक्रोन फैराड दे रखा है, आर इक्वल टू 40 ओम दे रखा है। नंबर फर्स्ट बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रिजोनेंस। अब आपको अगर अच्छे से याद होगा कि रिजोनेंस की जब हमने बात करी थी, जब हम पहले वाले पॉइंट का सॉल्यूशन करते हैं, जब हमने रिजोनेंस की बात करी थी, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद होगा तो रिजोनेंस की जब कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक रिजोनेंस, उस कंडीशन में एक्सएल जो होता है वो एक्ससी के बराबर हो जाता है। एक्सएल आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक्ससी आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और एक्ससी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है। एक्चुअली दे बोथ आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स, बट दे आर नॉट कॉल्ड द रेजिस्टेंस, द एक्सएल कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस और एंड द एक्ससी आर कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। And XL is denoted as omega L, यानी कि XL is represented as omega L and XC is represented as 1/omega C, where omega represent the angular speed। इसको हम एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, इट इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। मैं बार बार आपको ओमेगा के बारे में बताता हूँ जब भी आता है कि एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं ओमेगा को, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और ओमेगा की वैल्यू जरूरत पड़ने पे हम 2πf भी रखते हैं, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ये जो है एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो ओमेगा की जगह हम 2πf भी रख सकते हैं जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक्सएल की जगह आप यहाँ पर ओमेगा एल रखें और एक्सी की जगह आप 1/ओमेगा सी रखें, तो आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, या फिर आप ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। इस तरीके से आपने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। जो ओमेगा है ये यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है भाई? ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। कौन सी? रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई है, क्योंकि रिजोनेंस की कंडीशन में ही एक्सएल एक्सी के बराबर होता है और यहाँ पे रिजोनेंस कंडीशन की ही वो बात मेनली कर रहा है, ठीक है। तो इस ओमेगा को कैलकुलेट करने की हम कोशिश कर देते हैं कि एल कितना देर का है, सी कितना देर का है, वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम जनरली सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो पहले सारी चीजें लिख लेते हैं क्योंकि आपके पास देर का था। एल बराबर आपके पास देर का है उसने 5 हेनरी, और आपके पास सी की वैल्यू दे रखी है उसने 80 माइक्रोन फैराड, और आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, और आपके पास जो पावर सोर्स है ना वो दे रखा है 230 वोल्ट का, और जो भी ये वोल्टेज दे रखी है मैंने आपको पहले ही बताया ये VRMS ही गिवन होता है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करे हैं और मैंने आपको बताया जो भी वहाँ पे वो वैल्यू देता है वो क्या होती है, RMS वैल्यू ही होती है। करंट की देगा तो भी RMS देगा, और अगर वैसी वैल्यू देगा वोल्टेज की तो भी RMS वैल्यू देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास दे रखी हैं। हम यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट कर रहे थे और ओमेगा बराबर 1/√LC आया था, और 1/√L, एल की वैल्यू आप रख दो 5 हेनरी और सी की वैल्यू रख दो 80 माइक्रोफैराड। और माइक्रोफैराड तो नहीं रख नहीं सकते, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ना, तब ये फैराड में चेंज हो जाएगा, 80 × 10⁻⁻6 इस तरीके से। तो अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 8 5 जो कितना होता है 40 आ गया, ठीक है। 400 हो गए, ये 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है, -6। और जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे ना तो क्या होगा, देखो रूट से बाहर निकालेंगे तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, इंटू 10⁻⁻6। जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो उसकी पावर ठीक हाफ हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। तो इस तरीके से ओमेगा बराबर आपके पास कितना निकल गया 1/20 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻+3 बन जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 10⁻3 मतलब 1000/20, और आप इसको सॉल्व कर लो तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास कितना बोला मैंने, ये हो गया 0 से 0 कटा और ये आ गया 50। और आपको पता ओमेगा को हमने एंगुलर स्पीड भी बोला था, एंगुलर वेलोसिटी भी बोला था, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला था। और एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब की जो यूनिट है रेडियन पर सेकंड होती है। तो ये ओमेगा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अगर उसने आपको एक्चुअल में तो पूछा तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो आप फ्रीक्वेंसी निकालो। ओमेगा बराबर इतना हो गया तो ओमेगा की जगह आप 2πf पुट कर दो बराबर 50 रख दो, सीधी सी बात है ना। अब ये f बराबर क्या आ जाएगा 50/2π। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दो तो f बराबर जो है 50/2π हर्ट्ज इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप कंप्लीटली इसको सॉल्व ना करें तो भी चलेगा, इस तरीके से आप इसको रख के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सारी चीजें रखनी है, वहाँ पे सारा फॉर्मूला रख के दिखाना है कि हमने किस तरीके से कहाँ पे कैसा कैसा फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये तो ए वाला पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या दे रखा, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। क्या क्या चीजें निकालनी है, बोले एक तो इंपीडेंस निकालो सर्किट का जिसको हम जेड से नोट करते हैं, आपको अच्छे से याद है, और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट जिसको हम I0 से डिनोट करते हैं। ये दो चीजें आपको यहाँ पे निकाल के दिखानी है रेजोनेट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पे ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको याद होगा तो बी वाले ऑप्शन के लिए जब हम इंपीडेंस निकालेंगे तो इंपीडेंस का फॉर्मूला जो था वो था R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, और रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रखी है तो XL जो है वो XC के बराबर है, क्योंकि रेजोनेंस में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की कंडीशन में ऐसा होता है। और रेजोनेंस वाला हमने टॉपिक पढ़ा भी है, तो रेजोनेंस वाला आप टॉपिक देख भी सकते हैं। ठीक है, तो XL बराबर XC होता है, तो जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे Z बराबर जो है √R² यानी कि R बच के आ जाएगा। अब R की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो R जो हो गया 40 था, तो 40 ओम करके आपका इंपीडेंस भी सर्किट की निकल के आ गई। अब उसने बात करी है आपको I0 कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखाना है। ठीक है, तो I0 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर आपको याद होगा तो IRMS जो था ना, IRMS जो था वो I0/√2 था, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो I0 आप कैसे कैलकुलेट कर देंगे भाई, यहाँ पे IRMS मल्टीप्लाई √2। ठीक है, और आपको एक चीज याद दिलाता हूं मैं, देखो VRMS बराबर होता है, V बराबर IR होता है ना, इसी तरीके से VRMS बराबर होता है IRMS और R ना होकर यहाँ पे Z होगा, क्योंकि यहाँ पे LCR सर्किट है और LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंपीडेंस के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल इंपीडेंस है वो किसके बराबर निकल के आ गई, R के बराबर निकल के आ गई। तो एक्चुअली में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं VRMS बराबर IRMS और Z की जगह R, इस तरीके से आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे IRMS की जगह क्या लिख सकते हैं, VRMS/R। ठीक, तो I0 बराबर क्या आ गया, VRMS/R रेजिस्टेंस इंटू √2। ठीक, तो I0 बराबर VRMS की वैल्यू आपके पास 230 वोल्ट दे रखी है, R की वैल्यू 40 यहाँ पे दे रखी है, ये निकाली हमने, और इंटू √2 इस तरीके से, तो 0 से 0 कट करा तो I0 बराबर जो आपके पास निकल के आ गया। सारी वैल्यू आप सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम्पियर करके, या फिर √2 की वैल्यू रख दो आप 1.414, है ना, इस तरीके से, और ये इसको डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया ऑप्शन नंबर बी जो उसने पूछा था। ठीक है, हमने निकाल दिया Z और हमने निकाल दिया I0। लास्ट बात करते हैं, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। बोला 3 एलिमेंट लगे हुए ना यहाँ पे, एक R, एक C और एक L, इनके टर्मिनल जो है इनके टर्मिनल पे कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। सो दैट द क्या लिखा, सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। वो तो सीधी सी बात है कि LC कॉम्बिनेशन के ये वाली जो बात बोली ना उसने, सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन, तो L और C वाले कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल ड्रॉप बोले 0 होता है दोनों में टोटल मिला के। तो सिंपल सी बात है ना, देखो कि जो L पे जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप था उसको हम VL से नोट कर लो, और यहाँ पे जो था उसको VC से नोट कर दो, और R वाले को किससे नोट कर दो, VR से नोट कर दो। और आपको याद रखना जब भी रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना, यहाँ पे रिजोनेंस की तो बात हो रही सारी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही रिजोनेंस पे बेस्ड है। तो रिजोनेंस पे बेस्ड होगा तो XL XC के बराबर हो जाएगा, और जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो ये जो VL है ये VC के बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर है, अपोजिट साइड में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो 0 निकल के आ जाता है। अब हम सीधा बात करते हैं इन तीनों को कैलकुलेट करने की, कि VR कितना होता है, VC कितना होता है, VL कितना होता है। ये चीज यहाँ पे इसने पूछी है कि RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इन तीनों को कैलकुलेट यहाँ पे करने की कोशिश कर लेते हैं किस तरीके से ये कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम VR की, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस, तो VR बराबर IR होता है अगर आपको याद होगा तो। और VL की बात करते हैं, यानी कि जो इंडक्टर है उसके टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो कितना हो जाएगा IXL, सीधी सी बात है। और VC बराबर क्या हो जाएगा IXC। और ये जो आपको I दिख रहा है ना, ये RMS है, यहाँ भी RMS है और यहाँ भी RMS है, और ये सब भी RMS वैल्यू ही निकल रही है। यानी कि जो VR की है ना, ये भी RMS वैल्यू निकल रही है, ये भी RMS वैल्यू ही निकलेगी और ये भी RMS वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे RMS करंट रखना है। अब RMS करंट की वैल्यू जितनी आई अब वो सारी पुट कर दो यहाँ पे, कितनी आई थी 23/4 √2। R की वैल्यू आपको पता है 40 थी। इस सबको सॉल्व करोगे तो V बराबर जो भी है यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वोल्ट लिख दोगे आप, यहाँ पे भी जो निकल के आएगा आप उसको वोल्ट लिख दोगे, और यहाँ पे भी जो निकल के आएगा उसमें भी आप क्या लगा दोगे वोल्ट लगा दोगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों पोटेंशियल है। और जब आप VL और इस VC को सॉल्व करेंगे ना आप, देखो IRMS की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट कर दी, XL की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। XL बराबर कैसे निकलता है ओमेगा L, है ना, XL बराबर कैसे निकलेगा, आपको XL भी तो निकालना है यहाँ पे ये XL, तो XL जब बराबर क्या होता है ओमेगा L होता है। ओमेगा की वैल्यू आपको 50 अभी निकाल के दिखाई, L की वैल्यू आपको दे रखी है, सीधी सी बात है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, तो VL बराबर निकल के आ जाएगा, और इस तरीके से VC बराबर में निकल के आ जाएगा। तो देखो तीनों जो हमारे पास कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों के हमने अकॉर्डिंग, तीनों के टर्मिनल के अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया, वो भी RMS वाला पोटेंशियल ड्रॉप। RMS वाला कैसे निकला, क्योंकि हमने करंट की वैल्यू भी RMS वाली ही यहाँ पे रखी है। ठीक है ना, तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया।
जब आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दिखेगा यहाँ पे VL जो है वो VC के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे ले सकते हैं, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज जीरो, है ना, इज जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास VL और VC क्या आ जाएंगे, दोनों बराबर निकल के आ जाएंगे और दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, इसलिए उन दोनों को माइनस करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज जीरो, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन था अल्टरनेटिंग करंट का, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।